बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास, आई होप आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे। आज जो हमारा ये लेक्चर है ये हमारा 4th लेक्चर है और ये 4th लेक्चर जो है ये आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यूँ कह लें कि ये यहीं से ही हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट होती है। तो इस लेक्चर को जो है वो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका टाइटल जो है वो ये है कि डिमांड होती क्या है या तलब। अब तलब जो है वो आम बोलचाल में जब हम वर्ड तलब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम इसको क्या कह रहे होते हैं कि जी तलब क्या है, किसी चीज की ख्वाहिश है या तमन्ना है जो हम लेना चाहें उसको हम कहते हैं कि जी तलब है हमें। ठीक है, कि जैसे अगर हम आम बोलचाल में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं अगर हमें प्यास लग रही है तो हम कहते हैं जी हमें पानी की तलब हो रही है, या अगर हम कुछ खाना चाहते हैं तो हम कहते हैं जी हमें खाने की तलब हो रही है। लेकिन इकोनॉमिक्स में तलब का कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि तलब क्या होगा कि उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होती है पावर टू परचेज और दूसरी होती है विल टू परचेज। पावर का मतलब क्या है कि हमारे पास किसी भी चीज को खरीदने की, किसी भी चीज को लेने की पावर होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम किसी चीज को ले सकते हो। और दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि विल टू परचेज। पावर का मतलब पैसे और विल का मतलब इरादा। कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास पैसे हों किसी चीज के खरीदने के, दूसरी बात ये कि हम उस चीज को खरीदने का इरादा भी रखते हो, हमें उस चीज की जरूरत भी हो, हम उस चीज को खरीदना भी चाहते हो, तभी हम कहेंगे कि हम उस चीज की तलब कर रहे हैं या हम इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स है, अगर वो कोई फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदना चाहता है तो हम अगर वो गाड़ी खरीदना सिर्फ चाहता है यानी गाड़ी उसकी ख्वाहिश है गाड़ी लेना, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये गाड़ी खरीदना जो उसकी डिमांड है। इसका लिए क्या है कि वो गाड़ी खरीदने का इरादा भी रखता हो और उसके पास गाड़ी खरीदने के पैसे भी होने चाहिए, वो गाड़ी खरीदने की सलाहियत भी रखता हो, उसके पास इतनी पावर भी हो कि वो गाड़ी खरीद सकता हो, तो हम कहेंगे कि ये शख्स जो है ये गाड़ी की डिमांड कर रहा है या गाड़ी की कीमत जो है वो अदा करने के काबिल है, गाड़ी खरीद सकता है, गाड़ी की ख्वाहिश कर सकता है। ठीक है, और इसकी जो डिपेंडेंस होती है डिमांड की, वो किस चीज पे होती है, किसी भी चीज की प्राइस पे होती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड होती है वो किस चीज का फंक्शन बनती है, प्राइस का। यानी कि किसी भी चीज की जो कीमत होती है उस चीज पे हमारी क्वांटिटी डिमांड डिपेंड कर रही होती है। अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइस कम हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मार्केट में आप देखें अगर कोई किसी भी चीज की प्राइस के ऊपर डिस्काउंट आ जाता है, किसी चीज की प्राइसेस कम हो जाती हैं, जैसे अगर विंटर सीजन है तो अगर अर्जेंटली या मतलब कोई ब्रांड है वो अगर सेल लगा देता है अपने कपड़ों पर और कपड़ों की प्राइसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि जो डिमांड होगी कपड़ों की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। या अगर किसी भी चीज की प्राइसेस जो होती है वो अचानक से बढ़ जाती हैं तो उस चीज की डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, लोग उस चीज को कम खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये तो था जी सिंपली डिमांड। उसके बाद है आगे हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। या इसको हम कहते हैं कि कानूने तलब। अब हमने जब पीछे डिस्कस किया था कि कवानीन क्या होते हैं, माशी कवानीन हमने पढ़े थे, तो ये कानूने तलब जो है ये भी उन्हीं कवानीन में से एक है, ये माइशत के या इकोनॉमिक्स के कवानीन में से है। तो आपको पता है कि उसको या कवानीन जो होते हैं इकोनॉमिक्स के उनको सही साबित करने के लिए हमें
कुछ ना कुछ चीजें फर्ज करनी पड़ती हैं, जो कि कांस्टेंट हम फर्ज कर लेते हैं कि ये चीजें अगर चेंज नहीं होती हैं, ये चीजें सेम इसी तरह से रहती हैं, तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो उसका रिजल्ट जो होता है वो ये हो जाता है। ऐसा ही है ना, हमने ये पीछे डिटेल से डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक्स के कवानीन होते हैं उनको सही साबित करने के लिए हम कोई ना कोई शराइत लागू कर देते हैं। इसी तरह से जो हमने लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड का जो कानून है, अगर हमने उसको सही साबित करना है तो उसके लिए हम क्या फर्ज करेंगे कि अगर दीगर हालात जूं के तू रहें या दीगर हालात बदस्तूर रहें तो उसका क्या असर होगा कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी। इसको हम किस चीज का नाम देंगे? लॉ ऑफ डिमांड। और इसमें हम कहेंगे कि बाकी सारी चीजें जो हैं, बाकी जो हालात हैं वो जूं के तू रहे। अब वो जो बाकी हालात है उसमें कौन सी चीजें आती हैं? उसमें आती है कि सारिफिन की आमदनी ना बदले जो लोग हैं, यानी ये जो जूं के तू हालात है, मैंने आपको पहले बताया था कि वो हम शराइत लागू कर रहे होते हैं, वो चीजें हम सिर्फ फर्ज कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो चीजें चेंज हो रही होती हैं, लेकिन उस कानून को सही साबित करने के लिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये चीजें चेंज नहीं होगी। तो हमने पीछे पढ़ा कि ऐसी चीजें जो कि एक्चुअली चेंज हो रही हो, लेकिन किसी कानून को, किसी माशी कानून को, किसी भी कायदे को सही साबित करने के लिए हम ये फर्ज कर लें कि वो चेंज नहीं होंगी, तो उसको हम पैरामीटर्स का नाम देते हैं। तो इस कानून के जो पैरामीटर्स हैं, या इस कानून की जो अजम्पशंस हैं, या इस कानून के जो मफरूजात हैं, जिनको हमने यहाँ कांस्टेंट फर्ज कर लिया है लेकिन अमली जिंदगी में वो चेंज हो रहे हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। और हम यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी डिमांड की जो डिपेंडेंस है, या क्वांटिटी डिमांड का जो इन्हिसार है, वो सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस पर देखेंगे कि सिर्फ प्राइस ही एक सिंगल फैक्टर है जो कि डिमांड को चेंज कर रहा है। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। इस चीज को हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं कि अगर डिमांड जो है उसकी डिपेंडेंस, उसका जो इन्हिसार है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस पर हो, तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देंगे। ठीक है, और प्राइसेस के साथ उसका कौन सा रिलेशनशिप हो? नेगेटिव रिलेशनशिप हो, यानी एक चीज के बढ़ने से, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो और एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर दो चीजों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप हो, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप हो, तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका टेबल और डायग्राम बनाकर देख लेंगे कि टेबल हमने किस तरह से बनाना है कि अगर हमारी प्राइसेस बढ़ रही होंगी तो हमने डिमांड को कम करना है, लेकिन अगर हमारी प्राइसेस कम हो रही होंगी तो हमने डिमांड को बढ़ाना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने अपना डिमांड की जो कर्व है या खत्ते तलब जो है, जो हमने डायग्राम बनानी है, वो हमने उसके अकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या होगा, हम दो चीजें ले लेंगे, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम घी ले लेते हैं और घी की यहाँ हम प्राइसेस ले लेंगे और यहाँ हम उसकी क्वांटिटी ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जैसे ही प्राइस पहले 80 थी, उसके बाद 70 हो जाती है, उसके बाद 60, 50 और 40 हो जाती है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी जो क्वांटिटी है, यानी प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी इसकी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पहले इसकी क्वांटिटी जो थी वो 20 थी, फिर 30 हो जाती है, फिर 40, फिर 50 और फिर 60 हो जाती है। यानी एक चीज कम हो रही है, घी की ये प्राइसेस हैं, अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो उसके साथ जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। अब हम इसकी जब कर्व बनाएंगे या इसकी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम इस साइड पे प्राइसेस लेंगे और इस साइड पे हम इसकी क्वांटिटी डिमांड लेंगे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा। और आपको पता है कि प्राइसेस जो हैं वो हमारी मैक्सिमम 80 तक जा रही हैं, तो हम यहाँ से इसी तरह से यहाँ डॉट्स लगा लेंगे, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, और इधर भी हम इसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50 और 60 हम इसी तरह से यहाँ क्वांटिटी ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, देखेंगे कि जहां हमारी प्राइस 80 है वहां हमारी क्वांटिटी 20 है।
प्राइस 80, क्वांटिटी 20। प्राइस जैसे ही हमारी 70 होती है तो हमारी क्वांटिटी जो है वो बढ़ के 30 हो जाती है, तो वो हमारा यहाँ पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 60 पे हमारी 40 क्वांटिटी हो जाती है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 50 पे हमारी जो क्वांटिटी है वो भी 50 हो जाती है, ये इधर आ जाएगा। और 40 पे जो हमारी क्वांटिटी है वो 60 पे चली जाती है, ठीक है। तो ये हम इधर पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को जब मिला देंगे आपस में तो ये हमारी डिमांड कर्व बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी डिमांड कर्व बन जाएगी। लेकिन आप देखेंगे ये डिमांड कर्व जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब ऊपर से नीचे की तरफ आने की इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है उन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये इसकी एक ऊपर से नीचे आने की वजह है। और दूसरा ये कि ये कर्व जो है ये हमारी नेगेटिव स्लोप्ड कर्व है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। नेगेटिव स्लोप का मतलब यही होता है, स्लोप क्या होती है इसका, इस किसी भी चीज का राइज और रन होती है। राइज ये चीज होती है और रन जो होता है वो हमारा ये होता है। यानी अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास किसी भी कर्व की स्लोप आ जाती होती है। तो ये कर्व जो है ये नेगेटिव स्लोप है। जैसे हमने पीछे मध्यम तरजीह भी पढ़ा था तो वो भी हमारे कर्व क्या बन रही थी, नेगेटिवली स्लोप बन रही थी। यानी इनके दरमियान जो है वो रिश्ता तकलीली पाया जाता है कि जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज उसके मुकाबले में कम हो रही है। तो इसी वजह से जो हमारी कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ कर्व आ रही होती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारी कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप है, ठीक है। यहाँ तक तो था कि हमारा डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, और उसमें हमने इसका टेबल पढ़ा, उसकी हमने कर्व देखी। टेबल और कर्व पढ़ने के बाद हमने देखा कि इसकी खुसूसियात क्या है कत्ते तलब की। इसकी दो खुसूसियात है, एक ये कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। दूसरी इसकी खुसूसियत क्या है कि ये कर्व जो है ये हमारी नेगेटिवली स्लोप कर्व है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो हम देखेंगे कि इस कानून के मफरूजात क्या हैं, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने इस कानून को सही साबित करने के लिए फर्ज की हुई है। सबसे पहली बात है सारिफीन की आमदनी ना बदले। अब सारिफीन की आमदनी ना बदले, ये इस चीज को हमने फर्ज किया हुआ है कि सारिफीन जो है यानी लोग जो है जो चीजों को परचेज करने वाले हैं उनकी आमदनी किसी भी लेवल पर जाकर ना बदले। क्योंकि अगर उनकी आमदनी बढ़ जाती है, जैसे अगर कोई शख्स है वो पहले 10,000 अर्न कर रहा है, अब अचानक से उसकी इनकम जो है वो बढ़ के 15,000 हो जाती है, तो हो सकता है कि पहले जिस चीज की वो क्वांटिटी कम परचेज कर रहा था उसके बाद वो उस चीज की क्वांटिटी ज्यादा परचेज करनी शुरू कर दे। जैसे अगर वो पहले एक माह में अगर कोई एक सूट ले रहा था तो अब जैसे उसकी इनकम बढ़ती है तो वो हो सकता है 2 सूट लेने शुरू कर दे। तो इससे क्या होगा कि जैसे उसकी इनकम बढ़ती है तो चीजों की डिमांड जो होती है वो ज्यादा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी चीज ये फर्ज की है कि सारिफीन की जो पसंद है, जो उनकी आदत है, जो उनके रस्म रवाज है वो ना बदले। क्योंकि अगर सारिफीन की पसंद बदल जाती है, अगर उनकी आदत होती है वो बदल जाती हैं, उनके रस्म रवाज बदल जाते हैं, तो उस चीज की वजह से भी हो सकता है कि चीजों की डिमांड बढ़ जाए। यानी अदर देन प्राइस जो है वो चीजों की डिमांड बढ़ जाए, यानी प्राइस चेंज ना हो लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि चीजों की डिमांड बढ़ जाए। उसके बाद वो कहते हैं सारिफीन की तादाद ना बदले। अगर मार्केट में ज्यादा सारिफीन आ जाती है, ज्यादा कंज्यूमर्स आ जाती है, चीजों को खरीदने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा आ जाते हैं, तो हो सकता है कि ज्यादा प्राइस पर भी चीजों की डिमांड जो हो वो ज्यादा हो जाए। तो इससे हमारा कानून जो होगा वो गलत साबित हो जाएगा, यानी प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी जो होगा वो चीजों की डिमांड को इफेक्ट कर रहा होगा, डिमांड को चेंज कर रहा होगा। उसके बाद वो कहते हैं मुतबादिल अशिया की कीमतें ना बदले। मुतबादिल चीजें वो होती हैं जो कि हम एक दूसरे के मतलब सब्सटीट्यूटली हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोक है और पेप्सी है, कि अगर हमने कोल्ड ड्रिंक यूज करनी है तो हम उसमें कोक भी पी सकते हैं, हम उसमें पेप्सी भी पी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वो कहते हैं कि अगर मुतबादिल अशिया जो है, अगर प्राइस किसी चीज की, यानी जैसे अगर कोक की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई चली जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि जो पेप्सी है उसकी डिमांड बढ़ जाए, लोग जो कोक को छोड़ दें और पेप्सी जो है उसको प्रेफर करना शुरू कर दें, पेप्सी जो है उसको पीना शुरू कर दें। तो कहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट चीजें हैं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, उन चीजों की
प्राइसेस चेंज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज प्राइस चेंज होगी अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट की, तो हो सकता है कि उस चीज की डिमांड जो हो दूसरी चीज की वो चेंज हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं चीजों के नेमुल बदल दरियाफ्त ना हो, यानी कोई भी चीज जो है उसके ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास नहीं होने चाहिए। जैसे अगर कोई शख्स है, अगर उसने मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जाना है तो उसके पास मोटरसाइकिल का कोई सब्स्टिट्यूट या कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए कि अगर उसने मोटर बाइक से जाना है तो उसके पास मोटर बाइक से ही जाने का ऑप्शन हो, या अगर उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो उसके पास वही ऑप्शन हो। अगर उसके पास कोई और उसका अल्टरनेटिव फाइंड आउट हो जाता है, कोई और उसका अल्टरनेटिव आ जाता है, तो हो सकता है कि वो उस चीज की डिमांड को कम कर दे और दूसरी चीज की डिमांड को बढ़ा दे। तो प्राइस के अलावा कोई और चीज हो सकता है कि चीजों की डिमांड को इफेक्ट करने लग जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि चीजों की इकाइयों में यकसानियत हो, यानी जितनी भी चीजें हम परचेज कर रहे हैं, जैसे यहाँ हमने घी की इतनी सारी क्वांटिटीज जो है वो परचेज की हैं, तो कहते हैं कि जितनी भी हम उनकी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी, उनकी पैकिंग, उनकी सब कुछ जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि चीजों की जो डिमांड होगी वो इफेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ घी की बात कर रहे हैं तो अगर सुल्तान घी है तो उसकी जितनी भी क्वांटिटी है उन सारी की पैकिंग, उन सब की क्वालिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। या अगर कोई हूर या कोई और किसी भी ब्रांड का, किसी भी इंडस्ट्री का अगर हम घी यूज कर रहे हैं तो उन सब की, यानी किसी एक इंडस्ट्री के अंदर की जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब की क्वालिटी, उन सब की पैकिंग, उन सब की जो प्राइसेस हैं वो सेम होनी चाहिए, तो ही कोई शख्स जो होगा किसी दूसरी चीज को प्रेफर नहीं करेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि चीजें जो हों उनको इम्तियाजी निशान के तौर पर इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। जैसे हमने कानून तकलील अफादा में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जैसे ही अगर किसी चीज को अगर इम्तियाजी निशान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर कोई ऐसी चीज है जो स्टेटस सिंबल है, तो उसका अफादा जो होता है वो चाहे अगर वो महंगी भी हो जाती है तो उसका अफादा हमारे लिए तकलीली नहीं होता, उसका अफादा हमारे लिए कम नहीं होता है। इसी तरह से अगर कोई चीज है वो रेयर चीज है, वो उसको हम इम्तियाजी निशान के तौर पर यानी स्टेटस सिंबल के लिए अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि चीजों को किसी भी स्टेटस सिंबल के लिए यूज ना किया जाए तो ही हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस पर डिपेंड करती है। तो ये जो हमने पीछे इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, इतने सारे पॉइंट्स जो है वो पढ़े, तो इन सारी चीजों को हमने इस कानून को सही साबित करने के लिए कांस्टेंट फर्ज कर लिया है कि ये चीजें चेंज नहीं होती हैं। हालांकि एक्चुअली क्या होता है कि लोगों की आमदनियां भी चेंज होती हैं, लोगों के रस्म रिवाज भी चेंज होते हैं, लोगों की पसंद और आदत भी चेंज होती हैं, मौसम भी बदलते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि सारिफिन की तादाद भी बदलती रहती है, मुतबादिल चीजें जो होती हैं उनकी कीमतें भी बदलती रहती हैं, अशिया के लोग जो होते हैं वो नेमुल बदल भी दरियाफ्त करते रहते हैं, ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करते रहते हैं खुद को इजी करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, एक्चुअली ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन इस कानून तलब को, लॉ ऑफ डिमांड को सही साबित करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है। इन सारी चीजों पर डिमांड जो है वो डिपेंड नहीं करती है। डिमांड एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड करती है जिसका नाम प्राइस है, और उस फैक्टर के साथ डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस हमारी बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो जाती है, लेकिन अगर हमारी प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज को हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। तो फिर हम जब उसकी फंक्शनल फॉर्म लिखते हैं तो हम कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, हालांकि क्या है कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, वेदर, ठीक है, रस्मो रवाज, उसके बाद क्या है चॉइस, उसके बाद हैबिट्स, उसके बाद क्या है कंज्यूमर नंबर्स। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इन सब चीजों पर डिमांड जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं इन सब चीजों को कांस्टेंट कह देते हैं, इन सब चीजों को कहते हैं कि ये चेंज नहीं होती हैं और सिर्फ
प्राइस जो है उस पे क्वांटिटी डिमांड डिपेंड कर रही होती है। और इसके साथ कौन सा नेगेटिव रिलेशन बन रहा होता है कि अगर प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांड कम, लेकिन अगर प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये था जी हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ये थे हमारे इसके अजम्पशंस, जिन चीजों को हमने फर्ज किया हुआ था इस लॉ को सही साबित करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे इस कानून की हदूद या फिर इस कानून की मुस्तस्नियात या ऐसी चीजें जिन पर ये कानून जो होता है, कानून तलब जो होता है वो लागू नहीं होता है। तो वो क्या है? गिफन अशिया। अब गिफन अशिया जो होती हैं वो ऐसी चीजें होती हैं, गिफन अशिया का जो कॉन्सेप्ट था वो सर रॉबर्ट गिफन ने सबसे पहले दिया था, और वो कहते थे कि गिफन अशिया ऐसी चीजें होती हैं कि अगर किसी शख्स की इनकम बढ़ती है या अगर चीजों की कीमत बढ़ जाती है, प्राइसेस में इजाफा हो जाता है, तो उससे उस चीज की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर अब कोई शख्स है वो पहले किसी एक चीज को परचेज कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है तो वो कहता है कि मैंने अब ये वाली चीज परचेज नहीं करनी, मैं इसके बदले में ये वाली चीज लेनी शुरू कर देता हूँ। जैसे अब एक शख्स है वो अगर सिंपल एक पानी जो है वो पी रहा है, जो आम घरों में पानी होता है वो वाला पानी पी रहा है, लेकिन अब जैसे उसकी इनकम बढ़ी, अचानक से उसके हाथ में खजाना लग गया, वो शख्स जो था वो अमीर हो गया अचानक से, तो वो क्या करता है जी, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो पीने शुरू कर देता है, या जो हमारे मिनरल वाटर्स होते हैं वो पीना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ कि जो घर वाला पानी था, आम पानी जो था, जो उसके घर में पहले आता था, वो चीज क्या हो गई, उसके लिए घटिया हो गई। ठीक है, वो चीज अदना हो गई उसके लिए। लेकिन जो चीज मार्केट में महंगी है, जिस चीज के प्राइसेस ज्यादा हैं, वो चीज उसके लिए सुपीरियर चीज है, उस चीज को वो प्रेफर कर रहा है। तो ऐसी चीज जो कि किसी शख्स की इनकम के साथ घटिया हो जाए, किसी चीज की कीमत कम होने की वजह से वो चीज घटिया जानी जाए, अदना हो जाए, तो उस चीज को हम गिफन अशिया कहेंगे। ठीक है, तो इन गिफन अशिया पर हमारा जो कानून तलब होता है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि गिफन अशिया की जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, लेकिन जैसे प्राइसेस कम होती हैं तो उनकी डिमांड हम कम कर देते हैं। उसके बाद है निहायत कीमती अशिया। अब जो कीमती अशिया होती हैं, जो बहुत ज्यादा प्रीशियस गुड्स होती हैं, जैसे सोने जवाहरात वगैरह होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों ने ही खरीदने होते हैं। तो जैसे इनकी प्राइसेस में इजाफा होता है, वो क्या करते हैं, इसको स्टेटस सिंबल समझने लगते हैं, वो इस चीज को समझने लगते हैं कि हम इसको मतलब ज्यादा से ज्यादा इससे नमूदो नुमाइश कर सकेंगे। तो इस तरह से जो कीमती अशिया होती है उन पर भी कानून तलब लागू नहीं होता है कि अगर कीमती अशिया की जो प्राइसेस हैं वो अगर कम भी हो जाती हैं, जैसे अगर सोना जो है वो गोल्ड अगर आजकल 1 लाख से अबव प्राइसेस पे है, अगर उसकी प्राइसेस में कोई थोड़ा बहुत चेंज आ भी जाता है, यानी अगर कोई 1000, 1500 या 2000 प्राइसेस अगर उसकी कम भी हो जाती है, तो भी जो एक गरीब शख्स है वो उस चीज को नहीं खरीद सकता है, गोल्ड को परचेज नहीं कर सकता है, वो फिर भी उसकी अप्रोच से बाहर है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो चाहे उसकी प्राइस में 1000, 2000 इजाफा भी हो जाता है तो भी उन पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन्होंने खरीदना है तो खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो कीमती अशिया होती है वो जितनी ज्यादा महंगी होती चली जाती है, वो इतनी ज्यादा प्रीशियस होती चली जाती है, वो उतनी ज्यादा लोगों की, जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए अट्रैक्टिव बनती चली जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि इन चीजों पर कानून तलब लागू नहीं होता है। जैसे इनकी प्राइसेस बढ़ती है, लोग जो अमीर लोग होते हैं वो इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो इनकी डिमांड बढ़ा देते हैं। उसके बाद आगे आ जाती है नायाब अशिया, यानी जैसे कि ऐसी चीजें जो नायाब होती हैं, जो बहुत ज्यादा कम मिलती हैं। तो बहुत ज्यादा कम मिलने वाली जो अशिया हैं उनकी भी प्राइस अगर बढ़ जाए तो उनको लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, और अगर प्राइस कम हो जाए तो उनको लोग कम खरीदते हैं। जैसे अगर किसी चीज की पता हो कि अगर ये मुस्तकबिल में, करीब में, यानी आने वाले कल में ये चीज जो है ये नायाब हो जाएगी, ये चीज हमें नहीं मिलेगी, तो चाहे उसकी प्राइसेस ज्यादा भी हो तो भी लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, इसलिए जो नायाब अशिया है उन पर भी कानून तलब लागू नहीं होगा, यानी प्राइस के साथ उसको क्वांटिटी डिमांड का कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। उसके बाद है लाइल्मी और लापरवाही। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं या
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइनमी और लापरवाही की वजह से उनको मार्केट का नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि मार्केट में प्राइसेस जो है वो क्या चल रही हैं, चीजों की कीमतें जो है वो कहाँ तक हैं। तो वो क्या करते हैं, चीजों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन अगर चीजें कम होती हैं तो कम खरीद लेते हैं। तो ये जितनी चीजें हमने लाइनमी और लापरवाही, तो ये जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, इन सब का जो खत्ते तलब है वो पॉजिटिव बनता है, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव बनता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ क्वांटिटी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन अगर प्राइस कम होती है तो उसके साथ क्वांटिटी डिमांड होती है वो कम हो जाती है, यानी इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो चीजें होती हैं ये कानून तलब में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो कानून तलब है उसका रिलेशनशिप प्राइस के साथ नेगेटिव होता है और उसका जो कर्व बनता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। लेकिन ये जो हमने इस कानून की हदूद और मुस्तस्नियात पढ़ी हैं, जिसमें हमने गिफन अशिया, कीमती अशिया, नायाब अशिया, लाइलमी और लापरवाही पर डिस्कस किया है, तो इन सब चीजों में जैसे ही किसी चीज की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन अगर प्राइसेस कम होती हैं तो डिमांड उस चीज की कम हो जाती है। तो इस तरह से इस चीज का जो कर्व होती है वो पॉजिटिव स्लोप बनती है। ठीक है, यहां तक था जी आज का हमारा लेक्चर, और इसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कानून तलब क्या है, उसकी डायग्राम और उसके टेबल के साथ उसकी वजाहत करें, उसके मफरूजात बताएं, उसकी मुस्तस्नियात बताएं। तो ये जो है ना, ये समटाइम्स ऐसा होता है कि जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है ये सारे का सारा जो होता है वो एक ही क्वेश्चन में, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में जो होता है वो पूछ लिया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और कोशिश करें कि आप इसको याद करके इसके असाइनमेंट बनाकर भेजें। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने इसको कितना याद कर लिया और मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को इसकी कितनी समझ आ गई है। ठीक है, अगर किसी बात की ना समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी एक बात ये कि जब आप लोग अपनी असाइनमेंट भेजते हैं तो उस पर अपना नेम, रोल नंबर और जिस सब्जेक्ट की असाइनमेंट होती है वो अच्छे से मेंशन किया करें, क्योंकि फिर बाद में जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है। तो आप लोगों ने इस पूरे के पूरे टॉपिक को पहले लर्न करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद इस सारे की असाइनमेंट बनानी है। और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट बनाकर ना भेज दिया करें, ना तो उसका कोई आपको फ़ायदा हो रहा है और ना ही उसका कोई मुझे फ़ायदा है। वो सिर्फ और सिर्फ चेक करने वाली बात है। फ़ायदा तभी होगा जब आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद उसकी असाइनमेंट बनाएं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है।